हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन। कैसे हैं आप सभी। तो हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक विस्तार का अध्ययन कर रहे थे। पहले मैंने इसके पार्ट 1 और 2 का भी अध्ययन आपको कराया है। ये पार्ट 3 जो कि आखिरी पार्ट है इस लेसन का, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रशासनिक विशेषता के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ करते थे और छठी शताब्दी आते आते ये जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इस तरह के 5 तरह के राज्य इस छठी शताब्दी में पाए गए, मतलब कि 5 तरह की प्रशासनिक व्यवस्था वाले राज्य इस काल में पाए गए। तो हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी साम्राज्य, और इसके शासक जो थे वो सम्राट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? सम्राट। मतलब साम्राज्य वाली प्रशासन वाली व्यवस्था थी और शासक सम्राट कहलाते थे। तो जहाँ पर आपको ध्यान रखना है, साम्राज्य का नाम आ गया। साम्राज्य में सम्राट का उद्देश्य अपने राज्य को बढ़ाना है, उपनिवेशवाद, यानी कि उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। हमेशा उसके माइंड में यही फोकस रहता है। तो इस तरह के राज्य कौन से थे? मगध हो गया, कलिंग हो गया, बंग, ये सब इस तरह के राज्य थे। इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर चलाई जाती थी। तो अब देखते हैं दूसरा टाइप का राज्य किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो दूसरा टाइप की प्रशासनिक व्यवस्था थी भोज्य प्रशासनिक व्यवस्था। कैसी? भोज्य प्रशासनिक व्यवस्था। और इसके राजा को क्या कहते थे? भोज्य कहलाते थे। इनके राजा हम भोज्य के नाम से बुलाए जाते थे। और ये इम्पोर्टेंट थोड़ा इसलिए है, आपको इसको लोकतंत्र की तरह लेना है। लोकतंत्र में जैसे कि राजा चुना जाता है जो प्रतिनिधियों के द्वारा, वंशानुगत नहीं होता है। मतलब कि जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति राजा का बेटा राजा नहीं, जो चुनकर आया वो राजा। तो इस तरह से ये भोज्य वाले राजा इम्पोर्टेंट हो गए। ये वंशानुगत ना होकर निश्चित अवधि के लिए चुने जाते थे। ठीक है। तो अगला कौन सा प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित थी? तो अगली एक प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर होती थी स्वराज्य प्रणाली। कौन सी प्रणाली? स्वराज्य। और इसके शासक को कहा जाता था स्वराट। मतलब जहाँ पे स्वराज्य शासन प्रणाली है उसके शासक को क्या कहेंगे? स्वराट बोलेंगे। ठीक है। और इस तरह के राज्य पश्चिम दिशा में थे। स्वराष्ट्र, कच्छ और सौवीर में स्वराज्य प्रणाली प्रचलित थी। और इस तरह के प्रशासन में ना कुलीन तंत्र जो होता था, यानी कि एक तरह से व्यापारिक वर्ग, सामंती वर्ग का बोलबाला होता था, और ये शासन में एक 1 by 1 करके भाग लिया करते थे। ठीक है। और राजा का मतलब क्या पदवी की वैल्यू क्या थी? वो सामानों में श्रेष्ठ होता था। जैसे कि इतने सारे कुलीन हैं, श्रेष्ठ कुलीन मतलब होता है श्रेष्ठ, उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, कुलीन। तो उनमें ये थोड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा। इतने लोग बैठे हैं सभा में, उनमें ये कुलीन जो है श्रेष्ठ है। तो चौथी प्रकार की शासन प्रणाली थी वैराज्य। वैराज्य शासन प्रणाली जो थी, इसके शासक को कहा जाता था विराट। क्या कहा जाता था? विराट। अब ये कैसी शासन प्रणाली थी? इसमें राज्यों में प्रजा के ही चुने प्रतिनिधि भाग लेते थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके राज्य में प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि आते थे, यानी कि जो भी सभा हवा लगती थी उसमें जनता चुनती थी वहाँ की उस राज्य की, और वो चुने हुए प्रतिनिधि शासन कार्यवाही में भाग लेते थे। शासक को विराट कहते थे। उत्तरी क्षेत्र में इस तरह की शासन प्रणाली छठी शताब्दी में पाई गई है। अगला टॉपिक है राज्य प्रणाली। तो ये राज्य प्रणाली क्या है? एक तरह से ये राजतंत्र है, और इसके राजा को राजा बोलते थे। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था का भी रूप छठी शताब्दी में देखा गया है, और ये मध्य प्रदेश में यह राज्य व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है। अब कर प्रणाली कैसी थी? तो कर प्रणाली तो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो गई थी। जो मैंने पढ़ाया था, भागदूद अधिकारी होते थे। कौन से अधिकारी? भागदूद, मैंने बताया था आपको। ठीक है। तो लेकिन इस समय कर एकदम निश्चित कर दिया गया जनता के लिए कि आपको कर तो देना ही देना है, और कर वसूलने के लिए बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। तो इसमें बलि साधक, ये जो बलि देने पे कर होता था वो कर हो गया, शौल्किक शुल्क कर हो गया, रज्जु में होता है भूमि कर हो गया, दौड़ मामक मतलब जो अनाज किसानों का आता था उस पर भी उसको कर देना होता था। तो कर प्रणाली एक तरह से एक निश्चित रूप में आ गई। और अर्थव्यवस्था का जो आधार क्या था इस काल में, छठी शताब्दी का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो गया था।
अब लोहे के उपकरण बन रहे हैं तो इससे कृषि में सहायता मिल रही थी। तो जो उत्तर प्रदेश और बिहार का गंगा घाटी का इलाका था, काफ़ी यहाँ पर खेती की जाने लगी। कृषि ने एक लंबा विस्तार ले लिया और इनका प्रिय भोजन होता था राइस। राइस बोले तो चावल इनका प्रिय भोजन होता था और ये मध्य गंगा घाटी में बहुत ज़्यादा उगाया जाता था चावल, और उच्च गंगा घाटी में गेहूँ खूब उगाया जाता था। ठीक है, तो जो गेहूँ खूब उगाया जाता था, इस तरह से इस काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। कृषि इसका मुख्य आधार था। अब मुद्रा का कोई कोई स्पेशल मुद्रा नहीं थी, वही आहत सिक्के चलते थे। आहत बोले तो चांदी के सिक्के, बाद में आहत सिक्के तांबे के भी मिलने लगे। इसके अलावा कई मुद्राएं पाणिनि ने लिखी हैं, निष्क, शतमान, सुवर्ण, इस तरह की मुद्राएं भी प्राप्त होती थी। तो इस तरह की कर प्रणाली निश्चित थी इस काल में। ठीक है, अगला है व्यावसायिक संगठन कैसे होते। तो व्यावसायिक संगठन को कई श्रेणियों में विभाजित थे, जैसे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, और कई ऐसे उद्योग भी थे जो बिना संगठन के चलते थे। उसके जो अधिकारी होते थे उसको ज्येष्ठक कहते थे, यानी कि मालिक को ज्येष्ठक कहा जाता था। और ऐसे छोटे मोटे पदाधिकारी जो उद्योग में होते थे उन्हें चौधरी कहा जाता था। यहाँ पर ध्यान देने की यह बात है कि इस काल में जो व्यापारिक संगठन था उसे अपना कार्य करने में राज्य की तरफ से मतलब हस्तक्षेप कम किया जाता था, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। आप ठीक से अपना व्यापार करो, और ये लोग अपनी सभा भी बनाते थे और उस हिसाब से अपना नियम कानून बनाकर ये व्यापार करते थे। और जो महाजनपद हुआ करते थे, वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनको महाश्रेष्ठक कहा जाता था। तो क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे आपको ये महाश्रेष्ठक बताना चाहिए कि छठी शताब्दी में कौन होते थे। तो ये बड़े बड़े उद्योगों के मालिक होते थे महाजनपदों में, और ये ज्येष्ठक चौधरी ये भी श्रेणियों से रिलेटेड थे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है व्यापार। तो व्यापार कैसे किया जाता था? तो व्यापार का माध्यम जल थल दोनों ही था। जल थल दोनों माध्यम से ये व्यापार करते थे, और ये कारवा और काफिला में व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो यहाँ पर एक बड़ी बढ़िया बात है कि जो कारवा चलता था, ये जो जातक मिला हुआ है बौद्ध धर्म का ग्रंथ, इसमें लिखा हुआ है कि बड़े बड़े व्यापारी एक लाइन से 700-1000 गाड़ियाँ लेकर एक कारवे में चलते थे। अब रास्ते का कैसे निश्चित करते थे कि कैसे कोई बताएगा, तो कौवा हो गया या सितारे के माध्यम से कि इस रास्ते से ऐसे हमें जाना है। काफिला भी काफ़ी लंबी यात्राएं करते थे, साथ में ग्रुप बना के काफ़ी लंबी यात्राएं करते थे, इसलिए बिजनेस काफ़ी विकसित था इस समाज में छठी शताब्दी में। अब बंदरगाह भी इसमें होया करते थे, यानी कि समुद्री व्यापार भी किया जाता था। इसमें ब्रिग, कच्चू, भड़ौच, सोपारा पश्चिमी तट, ताम्रलिप्ति पूर्वी तट है, यहाँ से बंदरगाह भी होते थे। और रेशम मलमल छठी शताब्दी में रेशम मतलब बहुत ही विकसित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था विकसित हो गई थी, और आते आते ये छठी शताब्दी में तो रेशम का प्रयोग करते थे। मलमल का भी इन्हें ज्ञान था, शस्त्र बनाते थे, कालीन बनाते थे, आभूषण बनाते थे, हाथी दांत के उपकरण बनाया करते थे, आभूषण बनाया करते थे, ये सब बनता था। और जो जल मार्ग से व्यापार होता था, चंपा से वाराणसी तक का ये मार्ग काफ़ी यूज किया जाता था जल मार्ग से। तो निश्चित हो गया कि काफ़ी अच्छा व्यापार होता था। अब किस छठी शताब्दी का समाज कैसा था, इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो आपने उत्तर वैदिक काल में ही पढ़ लिया था कि जो ऋग वैदिक काल में समाज था वो वर्ण व्यवस्था पे था, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी थी क्योंकि वो कर्म के आधार पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार क्या हो गया था? उसका आधार हो गया था जन्म। अब यही वर्ण व्यवस्था छठी शताब्दी में आकर और ही गहरा रूप ले लेती है और एकदम समाज में अपनी पैठ जमा लेती है। अब जैसे कि ऋग्वेद में लिखा था कि जो वर्ण है वो एक विराट पुरुष के 4 अंगों से निकले हैं। तो इस काल के जो मुख्य अंग वो थे महाभारत, मनुस्मृति जो थी उनमें लिखा कि विराट पुरुष वो और कोई नहीं ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा है। और उनके शरीर के अंगों से ही 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें मुख से हुए उत्पन्न ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जांघ से हुए वैश्य और पैरों से कौन होते हैं? शूद्र। तो जिस कारण जो शूद्र की उत्पत्ति पैरों से मानी गई, तलवे से मानी गई, तो उन्हें तीनों वर्गों की सेवा करनी है ऐसा माना गया, उन्हें अछूत माना गया। और इसी काल का एक ग्रंथ है सूत्रकाल। सूत्रकाल आपको ये याद रखना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, छठी शताब्दी का है ये। और इसमें पहली बार ऐसा हमें लिखित साक्ष्य मिला
कि वर्ण व्यवस्था टोटली जन्म पर आधारित हो गई। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म गया तो वो पंडित, क्षत्रिय कुल में जन्म गया तो वो राजपूत, वैश्य कुल में जन्म गया तो वो बनिया, और शूद्र कुल में जन्म गया तो वो हरिजन। तो इस तरह का हो गया। हरिजन का नाम आप सोच रहे हैं कि हरिजन शूद्र ही होता था। हरिजन को एक हरि मीन्स होता है ईश्वर और जन मत होता है लोग, ईश्वर के लोग। ऐसा नाम इन्हें गांधी जी ने आगे चल के दिया था, हरिजन नाम ऐसे आया। ये मैं ऐसे आपको बता दे रही हूँ, जानकारी के तौर पे पता होना चाहिए, आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं। और अब परिवार क्या है, इस समय परिवार क्या होता था? तो परिवार का मुखिया होता था, पिता होता था, और उसकी शक्तियाँ जो थी बहुत ज़्यादा थी। पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से हटा सकता था, मतलब संपत्ति पे अधिकार से उसको वंचित कर सकता था कि अब तुम्हारी इस प्रॉपर्टी पे हक मैं नहीं दूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। साथ ही पिता अपने पुत्र को दान में दे सकता था किसी पंडित को, या उसे बाजार में ले जाकर बेच भी सकता था। ऐसा वर्णन सूत्र साहित्य में उस काल के लिखा हुआ है। तो काफ़ी इस तरह की व्यवस्था थी। और उसके जीवन के प्रत्येक पड़ाव को स्त्री जो थी, हम स्त्री का अध्ययन कर लें, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी, और 6ठी शताब्दी में आकर ये गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब स्त्री का जीवन का प्रत्येक चरण या पड़ाव पुरुष पर निर्भर था, यानी पुरुष के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। स्त्री जो थी, स्त्री की विवाह की जो एज थी वो भी कम कर देते हैं ये लोग। क्यों कम करते थे? उस समय नए नए जन्म धर्म आ रहे थे, बौद्ध जैन धर्म। ये स्त्रियां इन धर्मों में ना चली जाएं या इन धर्म को ना ग्रहण कर ली, इसलिए इनकी आयु कम कर दी गई। कम उम्र में इनकी शादी करना स्टार्ट कर दिए। और जैसे कि जो विवाह योग्य कन्या हो जाती थी उसे ये वरिया बुला लेते थे नाम से, वरिया, वरिया मतलब। और जिनकी शादी जो कन्या होती थी इच्छा से अपने पति चुनती थी, उन्हें पतिव्रता कहते थे, जो लड़की अपनी इच्छा से अपना पति चुन लेती थी। और पाणिनि ने कन्या के लिए कुमार शब्द का प्रयोग किया है, बिना ब्याहुत लड़की के लिए कुमार शब्द का प्रयोग किया है। शाक्य जो होते थे इस काल में, वो अपनी कन्या का विवाह अपने ही कुल में भी किया करते थे, सगोत्री विवाह भी करते थे। तो यहाँ पे गोत्र आप क्या समझते हैं, ये ऐसे ही बता दे रही हूँ मैं, इससे रिलेटेड नहीं है। गोत्र होता था कि जहाँ पर सभी लोग, एक कस्बे के लोग अपनी गायों को एक स्थान पे बांटते थे, क्योंकि प्राचीन काल में जो होता था कृषि और पशुपालन ही अर्थव्यवस्था का आधार होता था। हर कोई गाय वाय बहुत पालता था, ठीक है। तो ये लोग सारे अपनी गाय को जहाँ एक जगह बांधते थे वो एक गोत्र के हो जाते थे। आगे चल के इसे ही जाति का रूप दे दिया गया कि कुछ गोत्र हो गया, रक्त संबंध, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं था। एक गांव के लोग जहाँ पे बांधते थे वो उनका एक अपना गोत्र हो जाता था। तो ये सगोत्री विवाह भी करते थे, ये आपको पता होना चाहिए गोत्र की कहानी क्या है। इस काल में प्रथम बार सती प्रथा का साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। तो ये अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं कि 6ठी शताब्दी का, पहली बार 6ठी शताब्दी का साक्ष्य हमें 6ठी शताब्दी में मिलता है। एक थेरी गाथा ग्रंथ है, उसमें स्त्रियों के सुंदर पदाख्यान करने का उन्हें श्रेय प्रदान किया गया है। अब जैसे उत्तर वैदिक काल में दास व्यवस्था थी, इसी तरह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी दास व्यवस्था प्रचलित थी। ये जो दास व्यवस्था थी, जो विनय पिटक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है 3 प्रकार के दास। एक घर में दासी से उत्पन्न दास। अब दासी से उत्पन्न दास मतलब कोई घर में पहले से दासी है, अगर यदि वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो जन्म से दास हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी युद्ध में बंदी बनाया गया, वो दास हो गया। तीसरा दास जो मार्केट में लोग खरीद के लाते थे किसी व्यक्ति को, मैंने बताया ना कि लोग ले जाके अपने बच्चों को मार्केट में बेचते थे एज ए दास, तो वो वैसा दास हो गया। और एक दीर्घ निकाय ग्रंथ है, उसमें एक और नया दास बन के सामने आया, लिखा हुआ है, जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दास बनना स्वीकार करता था। तो आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आप इनके तीनों पार्ट का अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है। और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो होता है वो भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।